प्यारे बच्चों, मैं एक और लेक्चर आपके सामने लेकर आया हूँ। दिस इज़ अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। लेकिन प्यारे बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस करने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें और करवाऊँगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल। और उसके बाद हम थोड़ी देर बाद इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे आएंगे। बच्चों, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल। इसका मतलब क्या है? हम एक डायपोल कंसिडर करेंगे बच्चों, माइनस क्यू से प्लस क्यू। इनके बीच का डिस्टेंस आप जानते ही हैं, 2a। ये डायपोल का सेंटर हो गया और ये कोई पॉइंट P है, थोड़ा सा दूर है फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द डायपोल। और इसका इस वाले चार्ज से हम डिस्टेंस मान लेते हैं r2 है, और इस वाले चार्ज से डिस्टेंस मान लेते हैं कि r1 है, और डायपोल के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको r मान लेते हैं। बच्चों, ऐसी मिलती जुलती डेरिवेशन हमने निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल के लिए भी। एक बार यहाँ निकाला था एक्सियल पॉइंट पे, एक बार इक्वेटोरियल पे। वहाँ पर भी एक तीसरी डेरिवेशन थी जो मैंने नहीं करवाई बिकॉज इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, कि एक जनरल पॉइंट पे आप निकालें। तो यहाँ पर मैं वो करने जा रहा हूँ। मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो चार्जेस के लिए, डायपोल के लिए, एक जनरल पॉइंट पे निकाल दूंगा, और आप उसे इक्वेटोरियल भी निकाल सकते हैं और एक्सियल भी निकाल सकते हैं। बच्चों देखिए, अभी करने का सिंपल सा तरीका है, बहुत ही। क्या तरीका है? यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है बच्चों। ऐसे न्यूमेरिकल भी किए होंगे आपने। इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल आएगा कुछ, के क्यू बाई आर वन, चार्ज माइनस क्यू लेंगे। और इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे आएगा के क्यू बाई आर टू, चार्ज पॉजिटिव लेंगे। तो पोटेंशियल बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी है, तो नेट पोटेंशियल निकालने के लिए आप डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो पी पॉइंट पे जो टोटल पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा? इसकी वजह से मान लीजिए उसको आप वी ए बोल दीजिए, और चार्ज एट बी की वजह से उसको वी बी बोल दीजिए। आइए दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं फॉर्मूला के हिसाब से। तो ये आ जाएगा बेटा के माइनस क्यू बाय आर वन प्लस के क्यू बाय आर टू। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, सही लगेगा। तो ये हो गया आपका ऐसे। के क्यू मैंने कॉमन ले लिया, माइनस साइन अंदर भेज दिया, 1/r2 माइनस 1/r1। इसका आप एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू बाय r1 माइनस r2 बाय r1 r2। बच्चों अब यहाँ पर मैं एक अजम्पशन लेने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्या अजम्पशन है स्टैंडर्ड रिजल्ट के लिए? अगर पॉइंट P है, ये बहुत दूर लाई कर रहा है। इफ पॉइंट P लाइज वेरी फार अवे, इससे थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा बच्चों? देखो, ये पॉइंट अगर बहुत दूर लाई कर रहा है तो इन तीनों लाइन में हल्का सा डिफरेंस रह जाएगा, सिर्फ इतना। ये तीनों लाइन लगभग बराबर है अगर ये हटा दिया जाए तो। और बच्चों इसमें अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लूँ तो ये वाला जो एंगल है इसको भी थीटा माना जा सकता है। इसको समझने के लिए देखो बच्चों, मैंने क्या किया है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये यहाँ पर 90 डिग्री पे है, ऐसे। तो ऐसे केस में ये जो दो लाइन है ये नियरली अगर पैरेलल मान ली जाए तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। और उस केस में ये वाला जो मेरा डिस्टेंस आएगा, छोटा सा डिस्टेंस, ये मेरा मैं लिख सकता हूँ r1 माइनस आर टू। टेक्निकली r1 और r2 में जो छोटा सा डिफरेंस है वो r1 माइनस r2 के बराबर है। अब ये जो थीटा मैंने यहाँ पे लिखा है, इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ? इससे मुझे ये वाला डिस्टेंस पता लगाने में आसानी हो गई। ये वाला जो डिस्टेंस है मैं 2a की टर्म्स में लिख सकता हूँ। तो r1 माइनस r2 बाई 2a, इसको मैं cos थीटा लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ बच्चों? ये मेरा थीटा हो गया, थीटा के सामने वाली साइड हुई परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस और ये हुआ हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों cos थीटा होता क्या है? cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों थीटा के सामने वाली साइड हुई परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, r1 माइनस r2 बाय हाइपोटेन्यूज यानी 2a। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि मेरे लिए r1 माइनस r2 की वैल्यू निकालना आसान हो गया। ये 2a cos थीटा के बराबर आ जाएगी। ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? इतना ये घपला मैंने क्यों किया? देखो, ये जो पॉइंट P है ये डायपोल के सेंटर से थीटा डिग्री पे अलाइंड है ऐसे। तो इसलिए मुझे एक हिंट मिलता है कि मुझे कुछ भी करके अपने सॉल्यूशन में थीटा तो लेके ही आना है, क्योंकि
थीटा लाने से मैं एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट का निकालने के लिए एक बहुत ही आसान सॉल्यूशन पालूंगा। तो R1 माइनस R2 की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी है, 2 cos थीटा, वो मैं यहाँ पुट कर दूंगा न्यूमरेटर में। और R1 R2 की वैल्यू कैसे निकाली जाए, देखिए यहाँ पर एक और अजम्पशन आती है, या यूँ कहें कि उस अजम्पशन से ही हम एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ डिराइव कर रहे हैं। R1 इंटू R2, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि R1 R2 और R लगभग सेम है बच्चों, लगभग सेम का मतलब क्या है कि उनमें हल्का सा डिफरेंस है R1 माइनस R2 जितना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, R1 और R2 का मल्टीप्लिकेशन नियरली R स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि R1 और R2 को और R को तीनों को बराबर बताया है अप्रॉक्सीमेटली, तो ये अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट, आप ये मत सोचिएगा कि सर R1 माइनस R2 तो फिर ज़ीरो हो जाना चाहिए, नहीं, ये अप्रॉक्सीमेटली रिजल्ट निकाला है हमने। तो हमारे पास दो चीज़ें आ चुकी हैं, R1 R2 का मल्टीप्लिकेशन आ चुका है जो R स्क्वायर के बराबर है, और R1 माइनस R2 पिछले रिजल्ट में 2a cos थीटा आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला कहाँ तक रिड्यूस हो गया, KQ R1 माइनस R2 हो गया बच्चों 2a cos थीटा अपॉन R1 R2 R स्क्वायर। तो बच्चों ये जो आपको फाइनल एक्सप्रेशन दिख रहा है, इसके अंदर आपको डायपोल मोमेंट नज़र आना चाहिए 2a इंटू क्यू। तो मेरा फाइनल फॉर्मूला KP cos थीटा बाय R स्क्वायर। इस फॉर्मूला की हेल्प से अब मैं एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाल सकता हूँ। तो ये मेरी डेरिवेशन यहाँ पे एंड होती है। अगर आप इसमें और आगे देखना चाहते हैं कि एक्सियल और इक्वेटोरियल का कैसे निकालें, वो भी देख लीजिए। ये फाइनल फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, नेट किसी भी जनरल पॉइंट पे KP cos थीटा बाय R स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, अगर पहला केस कंसिडर करें एक्सियल लाइन पे, यानी P पॉइंट बिल्कुल यहाँ आ जाए, यानी थीटा तो बिल्कुल मर ही जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तो बच्चों cos 0 कितना होता है, 1, तो आंसर आ गया KP बाय R स्क्वायर। सेकेंड देखिए बच्चों, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, मतलब ये पॉइंट बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी थीटा कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री। थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो cos थीटा कितना, 0, तो वी नेट कितना आ गया बच्चों, 0। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे तो 0 आना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ये अगर आप इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यदि आप लेते हैं तो यहाँ से और यहाँ बराबर डिस्टेंस हो जाएगा, तो माइनस KQ बाय दिस डिस्टेंस प्लस KQ बाय दिस डिस्टेंस कैंसल आउट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। बच्चों स्फेरिकल शेल सुनते ही दिमाग में 3 केस आ जाते हैं, क्योंकि हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से चैप्टर 1 में शेल की डेरिवेशन की थी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, आपने भी की होगी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, 3 केस लेंगे बच्चों, आपको ऑलरेडी पता है। एक बार शेल के बाहर, मान लीजिए यहाँ पे आपको पोटेंशियल पता लगाना है, ये केस 1 हो गया, यानी कि आउटसाइड द शेल। और शेल कैसा है बच्चों, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, सारी जगह पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो यहाँ पे हमें कोई डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं, सीख चुके हैं पिछले चैप्टर में। क्या सीख चुके हैं बच्चों, कि शेल जो है ये एक तरीके से पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, स्फेरिकल शेल बिहेव्स एज इफ द एंटायर चार्ज ऑफ द शेल इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। तो मान लेते हैं इसका रेडियस ये है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दिस इज आर, नहीं आप ऐसे लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सीधा रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए बच्चों, अब ये सारा का सारा चार्ज मानो ऐसे बिहेव कर गया कि यहाँ पे आ गया सारा, तो एक पॉइंट चार्ज बन गया। मान लीजिए तो ये सारा चार्ज मिला के Q है, तो सारा चार्ज यहाँ पे आ चुका है, और एक पॉइंट चार्ज के लिए R डिस्टेंस पे पोटेंशियल, फॉर्मूला तो आप जानते हैं KQ बाय R। तो यहाँ पे सीधा आंसर लिख रहा हूँ बच्चों KQ बाय R, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। रीज़न क्या है बच्चों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, a uniformly charged spherical shell behaves as if the entire charge is concentrated at its center for points outside the shell। चलिए बच्चों अब आ जाते हैं सेकंड केस पे। बच्चों सेकंड केस क्या है, सेल के सरफेस पे चढ़ गए हैं आप, ये पॉइंट P जो है ये उछल के यहाँ आ गया है, तो आपको पॉइंट P पे यानी यहाँ पे कहीं पे भी सर्कमफेरेंस पे यदि आप हैं, तो फिर आप बताइए कि कितना पोटेंशियल हो जाएगा। आपने गैस कर ही लिया होगा, KQ बाय कैपिटल R। डेरिवेशन यदि याद होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली तो गैस कर ही लेना चाहिए, V इज इक्वल टू KQ बाय कैपिटल R। क्यों बच्चों, लॉजिक तो वही है कि सारा का सारा चार्ज यहाँ सेंटर पे आ गया है, O पे आ गया है, तो O से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज R,
तो अभी सारा का सारा पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, डिस्टेंस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, तो के क्यू बाय कैपिटल आर। अब बच्चों आ जाते हैं थर्ड केस पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसमें बच्चे तपाक से आंसर देते हैं कि ज़ीरो आएगा, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ है। आइए चलते हैं केस 3 पे। बच्चों देखो इसको मैं कैसे समझाता हूँ। सरफेस पे तो आप जान चुके हैं कितना पोटेंशियल आया होगा, के क्यू बाय कैपिटल आर। अंदर मैं थोड़ी जगह खाली कर देता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ बनाना है यहाँ पे। अब देखिए क्या करेंगे बच्चों, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो अब देखो क्या है, अगर मुझे अंदर पोटेंशियल निकालना है तो बच्चों पोटेंशियल की डेफिनेशन पे चलते हैं, वही सबसे आसान तरीका है। वर्क डन ए से बी तक जाने में पर यूनिट चार्ज, जिसको आप घुमाते फिर रहे हैं, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो बच्चों यहाँ किसी पॉइंट बी पे मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ और ये जो सरफेस वाला पॉइंट है इसको मैं ए ले लेता हूँ। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच्चों याद रखना अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। अब देखो बच्चों, ये जो वर्क डन है ये हमेशा किसी फोर्स के अगेंस्ट होना चाहिए, तभी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो पाती है। अब हम आज से पहले क्या करते हैं बच्चों, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला कैसे निकाला था। ये चार्ज है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, तो हम इन्फिनिटी से यहाँ तक का वर्क डन निकालते थे। अब वो वर्क डन किसके अगेंस्ट होता था, एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई के अगेंस्ट होता था। तो अगेंस्ट वर्क होगा तभी तो वो वर्क यहाँ पे लिखा जाएगा और स्टोर होगा, उसको चार्ज से डिवाइड करोगे और तब जाके पोटेंशियल वगैरह निकाला जाता है। अब बच्चों जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज़ीरो है, कोई दुश्मन बैठा ही नहीं है, तो वर्क डन काहे का। समझ रहे हैं आप बात। जैसे कि मान लीजिए अर्थ सरफेस है, आप ऊपर ले जाते हैं, mgh एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो अगर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड ही ना हो, कोई ग्रेविटेशन की फोर्स ही ना हो, तो फिर आप इसको जितने मर्जी ऊपर ले जाके रख दिए वहीं पे बैठा रह जाएगा, बॉल वहीं पर रह जाएगी। इफ देर इज़ नो ग्रेविटेशनल फील्ड तो ये mgh की कोई सेंस ही नहीं बनेगी, क्योंकि आपने कोई भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर ही नहीं की, बिकॉज देर इज़ नो फील्ड। तो इसका मतलब क्या है, अगर फील्ड नहीं है तो कोई वर्क डन होगा ही नहीं, या यूँ कहें कि वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर नहीं हो पाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर नहीं होगा तो फिर पोटेंशियल काहे का, है ना। सदर बाजार वाला एग्जांपल याद है ना आपको, है ना। जब आप कोई खर्चा ही नहीं कर रहे तो इन्वेस्टमेंट काहे की और टिफ़िन की वैल्यू काहे की। तो इसका मतलब क्या है, आप जब ए से चले तो यहाँ से यहाँ तक लाने में चार्ज को आपका कोई खर्चा ही नहीं हुआ, बिकॉज अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। फील्ड नहीं है तो फिर एनर्जी स्टोर ही नहीं हो पाएगी वर्क डन वाली। तो इसका मतलब क्या है, ये वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। तो वी बी पे जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर आ जाएगा, वी ए के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अंदर किसी भी पॉइंट पे आप चले जाएं पोटेंशियल आएगा के क्यू बाय कैपिटल आर। इसका मतलब क्या है, जो पोटेंशियल सरफेस पे है वही पोटेंशियल स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट को आप ले लीजिए वही आ जाएगा। अरे ये क्या हो गया भैया।